Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel बोधिसत्व PCS आरंभ द बिगनिंग सीरीज, जो कि हमने 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टारगेट करके शुरू किया है। इसमें अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री। आज से हम हिस्ट्री की क्लास को विराम देते हैं और शुरू करते हैं साइंस के क्लास को, जो एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th पे बेस्ड होंगे। काफी इंपॉर्टेंस यह जो है सेगमेंट होने वाला है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। इसमें जो है हमने एनसीईआरटी इसलिए उठाया है कि देखिए बीते दिनों जो है आयोग की क्वेश्चन पूछने की जो इंक्लाइनेशन है वह ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है फैक्चुअल के साथ साथ। तो आप जो है फैक्ट्स और एनालिटिकल दोनों अच्छे तरीके से तैयार कर सको, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी की ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम 9th और 10th क्लास की जो है साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो क्लास जो बच गया है हिस्ट्री का, वो हम बाद के क्लासेस में उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और देखिए हमने जो ये स्लाइड्स तैयार किए हैं, हमने इंग्लिश में टाइप करा है, ताकि दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आसान हो जाए। मैं हिंदी में समझा दूंगा और जो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में यहाँ से समझ लेंगे, डिसाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। देखिए पहला इसका जो चैप्टर है वह है मैटर के बारे में। हमने बचपन से ही हम सभी ने जो है मैटर के बारे में काफी कुछ पढ़ा रखा होगा। जो मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने समझा होगा कि मैटर के 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन मैं आपको ये श्योर करना चाहूंगा कि जब पूरा चैप्टर आप देखोगे, पूरा आज का लेक्चर देखोगे, तो बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए आपको यहाँ पे जैसे लिखा है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल और साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी सब्सटेंस है ना, जो भी चीज है आपने आसपास के सराउंडिंग में, आप जो भी वस्तुएं देखते हो, एक मटेरियल से बना है, जिसे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, और आप ये भी देखते होंगे, ये आप ऑब्जर्व करते होंगे, साइंस कभी भी ऑब्जर्वेशन और ऑपरेशन की चीज है। ऑब्जर्व करो और उसको इंटरलिंक करो, आपको साइंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो हमारी आसपास घटनाएं हो रही हैं उसको जब हम अरेंज ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो उसे हम साइंस बोलते हैं। यही जो स्टडी है हमारे सराउंडिंग की साइंस कही जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी सब्सटेंस है आपके बगल में, अगल बगल वस्तुएं हैं अगल बगल के सराउंडिंग में, उनमें क्या होता है? या एक तो भार होता है, आप उठाओगे तो थोड़ा हैवी लगेगा, मास होता है उसमें, और आप कहीं रखोगे तो वह जगह छेदता है, जगह को ऑक्यूपाई करता है, एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आप नीचे कमेंट करके बताओ कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, एलमोंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसमें मैटर कौन कौन से हैं? जनरली हम जानते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है कि मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और प्रकार के मैटर आजकल चर्चा में हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है, जिसको हम इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो भी मैटर का स्टेट है, इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक मैटर जो है, क्योंकि एक मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं तो इसको देखते हैं। अब देखिए हम समझ लेते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। लेट कंसीडर कि आपके पास जो है एक आइस क्यूब है, या आपके पास एक शुगर का क्यूब है। तो इस शुगर के क्यूब में शुगर के क्यूब को यदि 1 गिलास पानी में घोलोगे तो वह डिजोल्व हो जाएगा और पूरे ग्लास के पानी को मीठा कर देगा। कहने का मतलब कि यह जो है अब अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अलग हो जाएंगे और पूरे जो बॉल ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर है, सबको मीठा कर देंगे। ठीक है, अगर
ये केवल एक ही क्यूब का आकार होता है, इसमें पार्टिकल्स नहीं होते। तो पानी के किसी खास हिस्से को जो है यह आपको या तो नमक का ब्लॉक होता है तो नमकीन करता है, या शुगर का ब्लॉक होता है तो इसको मीठा करता है, ठीक है, या नहीं डिजॉल्व होता। लेकिन यह बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, और यह पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखिए इन पार्टिकल में नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को जो है एक फोर्स से बांधे रखने की कोशिश करते हैं, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का बल कहा जाता है, ठीक है। यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अधिक होगा वह डिटरमाइन करेगा कि कोई मैटर जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया। अब आगे के स्लाइड में देखते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, जब मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो उस पार्टिकल के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक हमने बात करी कि ये मैटर जो है बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन सब में जो है आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें काम करता है, ठीक है, अर्थात आकर्षण का बल काम करता है और ये एक दूसरे को आपस में जो है बांधे रखते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि एक मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है और ये पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं, जिस बल से उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का बल कहते हैं, ठीक है। अब इन दो पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल में जितना अधिक बल से ये बंधे रहेंगे, इनको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पहले ये इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें जो लिखा हुआ मैंने, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, ये कंटिन्यूअसली मूव भी करते हैं, ठीक है। जब ये मूव करेंगे तो इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे ये पार्टिकल जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे ज्यादा गति से, और इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो हमने अभी तक जाना कि एक मैटर जो है कई सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कंटिन्यूअसली मूव करेंगे तो उनमें जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, इस पदार्थ को जो हम टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बता रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ऐसे हम इसको प्रसार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रसार। जब दो प्रकार के पदार्थों के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उसी को सिंपल लैंग्वेज में डिफ्यूजन बोलते हैं। अर्थात यू कैन से दैट particles of matter intermix on their own with each other. The intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. कहने का मतलब कि दो डिफरेंट मैटर्स के पार्टिकल जब खुद से एक दूसरे से मिल जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, तो उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, the thermal motion of all liquid or gas particle of temperature above absolute zero, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो पे होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में, और इनको जो है हम इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ तक स्थिति क्लियर हो गई। अब आगे इसमें बताया जा रहा है कि ऑन हीटिंग डिफ्यूजन्स बिकम फास्टर। जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को जो हीट करेंगे उसके पार्टिकल उतने वोलेटाइल होंगे और डिफ्यूजन जो है उतना ही अधिक तेजी से होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले के स्लाइड में बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
ठीक है, किसी भी मैटर के पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब इसको यदि सिंप्लीफाइड भाषा में कहा जाए तो लिक्विड का ही स्टेट ऑफ काइंड ऑफ मैटर टू अनदर बोल रहे हैं, ठीक है, कि यदि स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो हम जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सॉलिड स्टेट में कोई मैटर होता है तो उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो किसी मैटर को जब मेल्ट करना हो तो हमें ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट चाहिए, ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं यदि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के बनिस्बत कम होता है। तो यदि हमें उसे बॉयल करना हो या हीट करना हो तो कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं गैस में उससे भी कम की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए डिफ्यूजन का एक यहाँ पे उदाहरण था कि जब आप होली खेलते हो, आने वाले 1-2 महीनों में होली होने का सीजन आने वाला है, तो आप देखते हो ना पानी में रंग के कुछ क्रिस्टल डाल देने से जो है जो रंग का क्रिस्टल है और पानी के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिल जाते हैं। इसी को इससे जो है आप डिफ्यूजन समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है स्टेट ऑफ मैटर की बात करी जा रही है कि एज यू नो देयर आर 3 स्टेट। नॉर्मली हम इसकी बात करते हैं सॉलिड, ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यदि आप इसको देखो तो ये 3 डायमेंशनल दिखाया गया है, इसका बाइसेक्शन। इसमें देख रहे हो कि इसके पार्टिकल्स जो है सॉलिड के कितना बढ़िया तरीका से अरेंज है और कितने पास पास हैं। जब पास पास होंगे इसमें जो है बढ़िया तरीके से अरेंज है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगा। वहीं यदि आप लिक्विड की बात करो तो इसमें काफी दूर दूर से है, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वहीं यदि गैस की बात करो तो इसमें इससे भी ज्यादा दूर है, अर्थात इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इससे भी ज्यादा कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। यदि कोई कहे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार सॉलिड, लिक्विड और गैस को अरेंज कीजिए तो सॉलिड जो है इसमें सबसे अधिक होगा, तो सबसे पहले होगा, उसके बाद लिक्विड उसके बाद में है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका गैस है। तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं और वही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले, जिसमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। सॉलिड में आप देखते हो, जैसे कि मैंने एक मोबाइल का उदाहरण मैं दे रहा हूं जिसपे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप देखोगे कि इसका एक डिफिनिट शेप है, डिस्टिंक्ट, इसके बाउंड्री जो है काफी फिक्स है, डिस्टॉर्ट नहीं होती है जब तक आप इसे हथौड़े से कूचो ना या फोड़ो ना, ठीक है। और जो है ये काफी नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें, अर्थात इसको यदि दबाओगे ना तो ज्यादा आसानी से दबेगा नहीं, भले टूट जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स। कहने का मतलब अब हमने देख लिया कि यहाँ पे सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी हमने देख ली कि शेप होता है, डिफिनिट डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती हैं और फिक्स इसके वॉल्यूम होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया रबड़ का क्या, रबड़ भी तो सॉलिड में आता है लेकिन हम उसको खींचते हैं तो वो अपना आकार बदल देता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी किसी वस्तु पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ चेंज होगा। उसी तरीके से जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के रबड़ के बैंड को खींचते हैं तो वो एक्सपैंड होता है और जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को छोड़ते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो वह सॉलिड ही है। वहीं यदि लिक्विड की बात करें तो इसमें कोई फिक्स शेप नहीं होता और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, माफ कीजिएगा, फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप का मतलब, नो फिक्स शेप का मतलब किसी भी लिक्विड को पानी में यदि 1 लीटर के पानी में बोतल में रखोगे तो वो बोतल का आकार लेगा, यदि 1 लीटर के ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, या किसी अन्य बर्तन में रखोगे तो वो किसी अन्य बर्तन का आकार ले लेगा, ठीक है। लेकिन वो पानी कितना रहेगा, फिक्स ही रहेगा 1 लीटर, ठीक है। वही कह रहा है, सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ो, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड में, गैस लिक्विड में और सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और CO2 पानी में डिफ्यूज होते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं, अर्थात अपना जीवन जो है जीते हैं, ठीक है।
अब वहीं यदि गैस की बात करें तो गैस में नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। यदि 1 किलो गैस को किसी भी अलग अलग कंटेनर में रखोगे तो वो अलग अलग होगा, लेकिन खुले में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज अलग अलग पसर जाएगा, उसका मतलब एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें ना ही तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल मूव्स इन रैंडम मोशन विद अ लिटिल और नो अट्रैक्शन इन ईच अदर टू ईच अदर, ठीक है। आपने देखा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम होता है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस, मैं आपको बता दूं, तभी तो आपने देखा होगा कितना सारा गैस हम एलपीजी में जो है, एलपीजी का सिलेंडर हमारा होता है घर में, उसमें जो है कंप्रेस्ड गैस ही होता है। जब इसके आगे पढ़ेंगे कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता है और उससे टेम्परेचर निकाला जाता है तो गैस जो है लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है। गैस सबसे अधिक कंप्रेसिबल होता है। वहीं सीएनजी भी इसका एक उदाहरण है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आई होप यहां तक स्थिति काफी क्लियर हो गई, काफी आसान है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मैटर जो है कैसे अपना स्टेट जो है चेंज करता है, अर्थात कब कोई लिक्विड जो है सॉलिड बन जाता है या सॉलिड लिक्विड बन जाता है या गैस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का। हम देखते हैं एक एक करके। पहले कुछ एक इसमें प्रैक्टिकल है, अर्थात एक प्रक्रिया है जिसे हम करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक बेकर में थोड़ी सी आइस रखी गई है, नीचे से बर्नर जला के इसे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है और थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मापा जा रहा है। आप देखोगे कि जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करा जा रहा है तो ये आइस जो है एक किसी खास टेम्परेचर पे या मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब मेल्ट हो जाता है तो थर्मामीटर से आप मापोगे कि जो पहले आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री और जस्ट मेल्ट होने के बाद जो पानी होता है उसका भी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री है, ठीक है। तो वो आप कहोगे कि भैया जो हमने हीट प्रोवाइड किया वो कहाँ गया, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। और जो पानी में, अब देखिए लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, छुपा हुआ उष्मा, ठीक है। तो अब आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो पानी में ऊर्जा होगी ना, ये आइस सेम टेम्परेचर पे आइस से ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें देख लेते हैं, अब फिर पानी को ज्यादा हीट देते गए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं काफी वोलेटाइल हो जाएंगे और बॉटम के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो melting point you can define in scientific way or arranged manner. You can say that the minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी जा रही है, ठीक है। यदि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर बात की जा रही है, यदि इसमें प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें तो यहाँ का सिनारियो चेंज हो सकता है, इसका मतलब, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर के स्टेट का जितना अधिक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके पार्टिकल के बीच, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी सॉलिड का, यूं कहें कि सॉलिड का ज्यादा होगा। जितना अधिक उनके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल के बीच का जो आकर्षण बल होगा जितना अधिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा, ठीक है। यदि आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूजन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने चूंकि लेटेंट हीट की बात करी तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट हमने तो समझ लिया था। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, हमेशा पूछा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मतलब इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि किसी उतनी हीट एनर्जी का एक अमाउंट जितना 1 kg सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट करने की जरूरत होगी, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट,
ठीक है। अब देखिए तो वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी देन द आइस एट द सेम टेम्परेचर, जो कि मैंने पहले के स्लाइड में ही बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट की, जो हमने बेकर में एक्सपेरिमेंट देखा था। आप देख रहे होगा ना कि आप खुद से एक पैन में जो रख के पानी गर्म करते हो तो देखते हो कि एक ऐसा हीट प्रोवाइड करते हो पानी को, जार को, तो आप देखते हो कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे पानी के बॉटम लेवल के पार्टिकल जो हैं अपना स्थान छोड़ के ऊपर आने लगते हैं, ऊपर के नीचे जाने लगते हैं, जो पानी का लेयर होता है उसके मॉलिक्यूल इंटरमिक्स होने लगते हैं, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे सब में, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सब में जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अर्थात यदि इस पे प्रेशर अप्लाइड किया जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम किया जाए तो इस स्थिति में जो है सिनारियो दूसरा होगा, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। So we info that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर का स्टेट जो है टेम्परेचर चेंज करने के बाद बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सब पता होगा। इसमें दो नया कॉन्सेप्ट है, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं जब चूंकि आप लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये वाला प्रोसेस जानते होंगे। ठीक है, ये जो है काफी पूछता है कि जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाए, लिक्विड ना हो। जनरली तो ये होता है कि सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से फिर गैस हो, लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कीजिएगा, इसको क्लीन कर दें, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाए इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये बात आ गई समझ में? अब आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है? चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। अब इसमें देख रहा है कि जब हमने देखा कि केवल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वह वैसा पॉइंट होता है जिसपे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वैसा पॉइंट होता है कि जिसपे जो है किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स, बॉटम लेवल के पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगते हैं और ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो क्या यदि प्रेशर को चेंज किया जाए तो इस सिनारियो में क्या क्या चेंज हो सकता है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ गैस। ठीक है, ये कह रहा है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। ठीक है, कि यदि किसी गैस को लिक्विफाई करना हो तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मान लीजिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एक जार को दिए गए, इसमें जार में रखा पानी जो है जितने टेम्परेचर पे, यदि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे या बॉयल होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यदि इस पे प्रेशर और बढ़ाएं, ठीक है, तो इसको बॉयल होने की ये 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो इसे बॉयल करने की ज्यादा आवश्यकता होगी। वहीं यदि इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम दाब किया जाए तो इसे बॉयल करने के लिए जो है वो कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप देखते हो कि पहाड़ों पे जो है बहुत कम टेम्परेचर पे ही पानी जो है बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमने देख लिया गैस स्टेट पे। अब बात करते हैं, हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इवेपोरेशन का। काफी बार इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान में रखिएगा कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में जो है आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। बॉइलिंग में ये होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लोअर लेवल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये लगते हैं मूवमेंट करने और ऊपर आते हैं। ठीक है, ये बल्क में मूवमेंट होता है।
क्या होता है, बल्क में मूवमेंट होता है, सारे पार्टिकल मूवमेंट करते हैं लिक्विड के, ठीक है, इसे बोलते हैं बॉइलिंग। वहीं इवेपोरेशन की बात करा जाए तो देखिए हमने पहले देखा था कि किसी भी मैटर जो है किसी भी स्टेट में रहे उसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को एक अट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि अब देखिए ये जो एक जार है या बर्तन है इसमें वाटर रखा हुआ है, तो जो वाटर जो है ये अपर लेयर से नीचे होगा, इसके पार्टिकल्स जो हैं आप देख रहे होंगे एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में होंगे। लेकिन इसका अपर लेयर है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं अपर लेयर पे वे क्या हैं, फ्री हैं, कुछ हद तक फ्री हैं, तो ये ज्यादा वोलेटाइल होंगे और कहीं से इनको कुछ टेम्परेचर मिल जाए या तेज हवा मिल जाए तो ये क्या करते हैं, इस सतह को छोड़ देते हैं, अट्रैक्शन बल यहाँ पे कम हो जाता है और ये टूट जाते हैं और पार्टिकल जो है ऊपर जाने लगते हैं, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन और बॉइलिंग में आपको समझ में आ गया। एवोपरेशन जहां ऊपरी लेयर के जो वोलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अन्य पार्टिकल से काफी कम होता है, वह थोड़ा सा टेम्परेचर, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा भी टेम्परेचर और थोड़ी सी तेज हवा जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करे, वोलेटाइल हो जाएंगे और सतह छोड़ देंगे, जिसको हम एवोपरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वहीं बॉइलिंग पॉइंट मास मूवमेंट होता है, सारे पार्टिकल जो है मूव करते हैं, किसी खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब इसी को इंग्लिश में मैं पढ़ दे रहा हूं। इन द केस ऑफ लिक्विड a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction on the other part gets converted into the vapor phenomena is known as evaporation। ठीक है, अब नीचे क्या हमने कहा कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए हम नोट कर सकते हैं कि इवेपोरेशन इन अ लिक्विड हैपेंस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। अब इवेपोरेशन का दो एग्जांपल लेता हूं कि जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि गर्मी के दिनों में सुराही में या मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है क्यों ठंडा रहता है। ठीक है, या आप नदी में भी जाओगे तो नदी का पानी भी ठंडा रहेगा, क्यों, ये इवेपोरेशन के प्रोसेस के चलते। क्यों, क्योंकि ये जो बाहर के पार्टिकल आते हैं, क्योंकि आप देखते हो मिट्टी के बर्तन में काफी माइन्यूट होल्स होते हैं, तो उस होल्स के थ्रू पानी जो सींच के होता है ना, इसके बाहरी सतह पे आ जाता है, और चूंकि जो बाहर से टेम्परेचर अप्लाइड होता है ना, तो इसी टेम्परेचर के थ्रू ये जो वोलेटाइल पार्टिकल होते हैं ये वाटर के उड़ जाते हैं, फिर जो है बाहर से पानी जो है यहाँ पे आगे इकट्ठा हो जाता है। तो जो पार्टिकल वाटर के टेम्परेचर गेन करते हैं वो तो सरफेस को छोड़ ही देते हैं, तो इनका हीट जो है अंदर ट्रांसफर ही नहीं होता है, और जो पानी फिर बाहर आता है तो धीरे धीरे इस पानी का जो है हीट एवोपरेट हो जाता है एवोपरेशन के साथ साथ। इसीलिए इसका वाटर जो मिट्टी का बर्तन का पानी है गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। वहीं यदि नदियों की बात करें तो आप नदियों का सरफेस एरिया तो काफी ज्यादा होता है, आपने देखा होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि एवोपरेशन जो है किन किन कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी जब सन से ऊर्जा मिलती है इनको, ऊपरी लेयर का जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है यह एवोपरेट हो जाता है और सन का हीट जो है नीचे तक जा ही नहीं पाता है। तो पानी का जो निचला लेयर होता है नदियों का गर्मी के दिनों में ठंडा होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि एवोपरेशन जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट रहता है, अर्थात आश्रित रहता है। इसमें बताया गया है कि इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जितना हाई होगा एवोपरेशन उतना हाई होगा, काफी नॉर्मल है। वहीं बताया गया है कि इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन की क्रिया उतना ही अधिक होगी, अर्थात जो पानी का या लिक्विड का अपर लेयर है उसके पार्टिकल जो है काफी दूर में फैलेंगे और उतना ही वोलेटाइल होंगे। इसमें आगे बताया गया है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी वह कंडीशन होता है कि किसी दिए गए टेम्परेचर में वातावरण में जो है वह जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी जब मतलब वातावरण में ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में होगी तो वो क्यों किसी अन्य लिक्विड को अपने आप में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो ये
जो है एवोपरेशन कम होगा, कम रहेगी तो ज्यादा होगा। इसीलिए देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जो है कपड़ा काफी देर से सूखता है, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी ह्यूमिड ज्यादा होता है, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। वहीं गर्मी के दिनों में या तेज हवा बहती है उस मौसम में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि एवोपरेशन की प्रक्रिया जो है ज्यादा तेजी से होती है, ठीक है। वहीं इंक्रीजेज इन विंड स्पीड, अर्थात हवा की तेज गति होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी जो है वह तेज गति से होगा। अब मैंने शुरू में बताया कि हम 5 मैटर की आजकल बात करी जा रही है, इसको हम देख लेते हैं। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो है सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है, ठीक है। किसी मैटर का सुपर एक्साइटेड एरिया मतलब अवस्था है। इसमें जो है हायर एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। वहीं पे जो है जहां पे इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, वहीं पे इसका जो है टेम्परेचर काफी कम होता है। इसको देख लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, ठीक है। प्लाज्मा जो है किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके पार्टिकल सुपर एक्साइटेड होंगे और सुपर एनर्जेटिक होंगे। अब इसका एग्जांपल इसमें बताया गया कि सन और स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, ठीक है। सूरज और तारों में जो चमक होती है वह प्लाज्मा के बदौलत ही होती है। प्लाज्मा क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। और स्टार में प्लाज्मा क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा होता है। वहीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें तो यह काफी जो है कूलिंग वाला गैस है। इसमें बताया जा रहा है कि कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था मैटर इन आवर सराउंडिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके और जो बेल का आइकन आता है उसे दबा देना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।